एक औरत जो काला जादू करना जानती थी, उसे तानाशाह लोगों ने जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया था। लेकिन उस औरत के मरने के बाद मौत का डरावना खेल शुरू होता है। इस कहानी की शुरुआत ब्रिटिश और जर्मन के बीच एक बहुत ही घमासान युद्ध से होती है, जहां बैटलफील्ड में चारों तरफ सिपाही एक दूसरे का कत्ल करने में बिजी थे। उसी लड़ाई के दौरान ब्रिटिश के एक लीडर को बहुत ही तेज गोली लग चुकी थी। उस लीडर को तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए ला दिया गया था। जब डॉक्टर ने उस लीडर के बॉडी में से गोलियां निकाली, तब वो सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि वो गोली बाकी गोलियों के मुकाबले काफी बड़ी थी। साथ ही साथ वो चांदी की बनी होती है। पर आखिर जर्मन चांदी की गोलियों से हमला क्यों कर रहे थे, ये किसी को भी नहीं पता था। अब हमें यहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम एमिली था। वो एक बहुत ही बड़े आलीशान बंगले में रहने आती है, लेकिन एमिली का पास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना था। इसीलिए अब हमें यहाँ से 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली अपने मदर, फादर और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। एमिली के फादर एक तानाशाह थे, जो अपनी टीम के साथ घूम घूम कर लोगों को जान से मारते थे और उनकी जमीन हड़प लेते थे। एक तरह से एमिली के फादर कातिल हैं, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते थे। अब हमें एक जगह पर एक बस्ती दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहा करते थे। उन्हीं बस्ती वालों में एक कायली नाम की लेडी होती है, जिससे कि बचपन से ही उसकी माँ ने काला जादू करना सिखाया था। हालांकि कोई भी कायली के इन सारे काले जादू पर विश्वास नहीं करता था, पर कायली मानती थी कि उसका जादू सच है। अब कायली और उसके बस्ती वालों को ये तो पता चल गया था कि वो सारे तानाशाह यहाँ पर आकर उनकी पूरी बस्ती हड़पना चाहते हैं। गांव वाले इन सारी चीजों में अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए अब कायली ने उन सभी तानाशाहों को मजा चखाने के लिए काले जादू का यूज किया। कायली अपने साथी को बहुत सारे चांदी के सिक्के देती है, जिसे कि वो अपने साथी को कहती है कि तुम इसे पिघला कर एक जबड़ा बनाओ। कायली का साथी तुरंत चांदी के सिक्कों को पिघला कर एक जबड़ा बना लेता है और अब कायली उन जबड़ों में अजीब तरीके के शैतानी दांत लगाकर उसके ऊपर काला जादू करने लगी थी। यहाँ एडवर्ड और एमिली के फादर और उनकी पूरी टीम को ये मिशन दिया गया था कि वो आसपास फैले हुए बस्ती वालों को मारकर उनसे जमीन हड़प कर लेकर आए। एडवर्ड और उनकी पूरी टीम निकल पड़ते हैं बस्ती वालों पर हमला करने के लिए। वो सब तो बड़ी बेरहमी से कायली के बस्ती वालों को भी मारने लगे थे। कायली अपने और बस्ती वालों पर हो रहे अत्याचार को देख रही थी और इसी वजह से कायली ने एक बहुत ही खतरनाक और डरावना काला जादू किया था। अब एडवर्ड के फादर और उनकी पूरी टीम कायली को भी पकड़ लेती है, जिन्हें कि कायली के पास वही काला जादू वाला जबड़ा मिल चुका था। वो सब समझ जाते हैं कि कायली एक काला जादू करना जानती थी। इसीलिए अब कायली और उसके साथी से काफी गुस्सा होने पर सारे तानाशाह ये आदेश देते हैं कि कायली को जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाए। तानाशाहों ने कायली के साथी के हाथ पैर तोड़ दिए थे और अब वो कायली के साथी को जिंदा लाश बनाकर एक लकड़ी के सहारे खेत में खड़ा कर देते हैं और उसी के जस्ट नीचे तानाशाहों ने कायली को जिंदा दफना दिया था। कायली तो अपने अंतिम क्षणों में भी काला जादू करते रहती है और अब कायली और उसका साथी उसी खेत में अपना दम तोड़ देते हैं। इस बात को अब कई दिन बीत चुके थे। एमिली और एडवर्ड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे होते हैं। अब यहाँ एमिली को एक सपना आता है, जिसमें कि वो उसी खेत में चली गई थी जहाँ कायली और उसके साथी को जिंदा दफनाया गया होता है। एमिली पता नहीं क्यों जमीन को खोदने लग गई थी, पर तभी कायली का साथी, जिसे की खंबे के ऊपर मार कर डाल दिया गया था, वो अपना सर तेजी से पीछे की तरफ करता है। वो तो पूरी तरीके से एक डरावने क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था। एमिली तो यही डरावना सपना देखकर उठ जाती है। एमिली की तरह उसके भाई एडवर्ड को भी यही डरावने सपने आ रहे थे। एडवर्ड भी अपने सपनों के अंदर उसी खेत के पास आ जाता है और अब एडवर्ड कायली को दफनाए गए जगह पर खुदाई करने लगा था, जहाँ एडवर्ड को सिल्वर जबड़ा मिल जाता है जिसके ऊपर कायली ने काला जादू किया था। और अब थोड़ी दूर पर कायली की आत्मा खड़ी होती है, जो हवा में थोड़ी ऊपर उड़ते हुए एडवर्ड के पास आ रही थी। एडवर्ड तो ये देखकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगा था। तब जाकर पता चलता है कि एडवर्ड नींद में चलते हुए बाहर आ गया था। एडवर्ड की आवाज सुनने के बाद एमिली और उसकी मॉम उसे घर के अंदर लेकर जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। अब अगले ही दिन एडवर्ड और एमिली अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी एडवर्ड का दोस्त उन सभी को खेत में लेकर आ जाता है, जहाँ पर कायली और उसके साथी की जान ली गई थी। एडवर्ड का दोस्त, जिसका नाम बेन होता है, वो सभी से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें इसी तरीके के डरावने सपने आते थे, जिसके अंदर एक डरावनी औरत की आत्मा और एक सिल्वर जबड़ा मौजूद होता था। ताज्जुब की बात ये थी कि एडवर्ड, एमिली और उसके सारे दोस्तों ने यही सपना बार बार देखा होता है, यानी कि ये डरावना सपना बस्ती के सभी बच्चों को दिखाई दे रहा था।
तभी बेन अचानक जमीन को खोद कर वो सिल्वर जबड़ा बाहर निकाल लेता है और अब पता नहीं क्यों बेन ने उस सिल्वर जबड़े को अपने मुंह के अंदर डाल दिया था। कुछ देर तक तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे लग रहा था कि बेन के अंदर किसी काली आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। बेन अब उन्हीं नुकीले जबड़ों से अपने पास में खड़े हुए एडवर्ड को काट लेता है, जिससे कि एडवर्ड को काफी ज्यादा दर्द होने की वजह से वो चिल्लाते ही जा रहा था। एमिली ने ये बात अपने फादर और मॉम को बताई, जिससे कि एडवर्ड को जल्द से जल्द इलाज के लिए लेकर जाया गया। डॉक्टर एडवर्ड को एग्जामिन करके ये बताते हैं कि उसके गले पर बहुत ही ज्यादा जख्म है और ये किसी खतरनाक जानवर ने ही काटा है। एडवर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। डॉक्टर्स ने उसे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी होती है। पर अब यहाँ एमिली को फिर से वही डरावना सपना आता है, जिसमें कि वो कायली के कब्र के पास जाकर उसे खोदने लगी थी। लेकिन इस बार कायली का साथी, जिसे कि खंबे से जिंदा लटका कर मार दिया गया था, वो जिंदा होकर कायली को पकड़ लेता है। कायली तो तुरंत ही ये सपना देखकर उठ जाती है। कुछ देर बाद तो कायली को अपने भाई एडवर्ड के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो देखने के लिए एडवर्ड के कमरे में चली जाती है। एडवर्ड का कंबल हटाते ही एमिली ने ये देखा कि उसकी पूरी बॉडी पर अजीब तरीके के प्लांट्स उग चुके हैं और वो लगातार बॉडी को फाड़ते हुए बढ़ते ही जा रहे हैं। एमिली तो इससे बहुत ही ज्यादा डरकर अपने मॉम एंड डैड को बताने चली गई थी। पर एमिली के मॉम एंड फादर जैसे ही एडवर्ड के कमरे में आते हैं, तब एडवर्ड तो वहाँ मौजूद ही नहीं था। एडवर्ड के फादर काफी घबरा गए थे, इसीलिए वो एडवर्ड को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं अपनी तानाशाह की टीम के साथ। उन्हें एडवर्ड कहीं भी नहीं मिला। अब हमें यहाँ जॉन नाम का एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जो इसी तरीके के अनसुलझे केसेस पर काम किया करता था। जब जॉन को एडवर्ड के केस के बारे में पता चला, तब वो इसकी और भी ज्यादा छानबीन करना चाहता था। एमिली यहाँ पर बेन से एक चर्च में मिलने आ गई थी, क्योंकि सिर्फ एमिली को ही पता होता है कि बेन ने ही उसके भाई को काटा था। पर ताज्जुब की बात ये थी कि बेन को इस बारे में कुछ भी याद ही नहीं होता। यानी कि जब एडवर्ड ने वो श्रापित जबड़ा अपने मुंह के अंदर लगाया, तब से एडवर्ड की बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं थी और सारी चीजें खत्म होने के बाद बेन भी वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था। एमिली यहाँ पर बेन को एक बुक पढ़ने के लिए बोलती है, जिसमें कि एक श्राप के बारे में लिखा हुआ था। ये वही श्राप था जिसे कि कायली ने उस सिल्वर जबड़े पर दिया होता है। तब जाकर बेन को सारी चीजें समझ में आ गई थी। उसने ही वो श्रापित सिल्वर जबड़ा पहना और आउट ऑफ कंट्रोल होकर एडवर्ड को काट लिया। बेन को अपनी गलती पता चलने पर वो तुरंत चर्च से भाग जाता है, पर अब उसे अचानक जंगल के अंदर एडवर्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए बेन तुरंत एडवर्ड के पीछे चला जाता है। पर अब बेन ने देखा कि खेत में से अजीब तरीके की आकृति बाहर निकल रही है। ये आकृति एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की थी, जो उसी सिल्वर जबड़े के श्राप से बना होता है। उस खतरनाक क्रिएचर ने तो बेन के ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर दिया था। बेन अपनी जान बचाकर कैसे भी एक झोपड़ी के अंदर आके छुप जाता है। उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर बच जाएगा, लेकिन क्रिएचर ने उसके लोकेशन का पता लगा लिया होता है और अब तो उस खतरनाक क्रिएचर ने बेन की जान ही ले ली थी। अब यहाँ जॉन अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। जॉन ने तो बेन की लाश को भी देखा, जिसे कि पूरी तरीके से काट लिया गया था। ऐसा लग रहा था कि बेन के ऊपर जिसने हमला किया है वो एक जंगली जानवर है, जिसके काफी ज्यादा नुकीले दांत हैं। जॉन तो एडवर्ड के बारे में भी पता लगाने के लिए उसके घर पर चला जाता है। एडवर्ड के मॉम, डैड और एमिली से मिलकर वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा था। जॉन को वहाँ पर कुछ ब्लड सैंपल्स भी मिलते हैं, जिसे कि वो कलेक्ट कर लेता है। जॉन ने एडवर्ड के फादर के घर में ही रुकने का थोड़े दिन तक इंतजाम किया था, पर अब यहाँ जॉन को भी वही अजीब तरीके के सपने आने लगे थे, जिसमें कि वो कायली के कब्र के पास जाकर उसे खोदने लगा था। पर तभी उसने देखा कि खंबे के ऊपर जो पुतला टांगा गया था वो डायरेक्टली उसकी मरी हुई वाइफ और उसकी बेटी के पास चला जाता है। डर के मारे जॉन की नींद खुल गई। जॉन को आज तक इससे बुरा सपना कभी नहीं आया था। अब जॉन यहाँ पर कलेक्ट किए गए ब्लड सैंपल्स पर कुछ टेस्टिंग कर रहा था। जॉन को साफ साफ पता चल जाता है कि ये ब्लड किसी इंसान का तो है ही नहीं, पर उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि आखिर ये किसका हो सकता है। इसीलिए जॉन ने अपना थोड़ा सा ब्लड निकालकर उसके अंदर मिक्स कर दिया। तब जाकर माइक्रोस्कोप से देखने पर जॉन को पता चला कि वो एग्जिस्टिंग ब्लड सैंपल्स उसके ब्लड को अपने ब्लड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली थी। तभी अचानक जॉन को घर के बाहर से किसी की गुर्राने की आवाज आती है।
जॉन ने जब गन लेकर चुपके से देखा तभी जॉन को वहीं खतरनाक क्रिएचर दिखाई देता है जिसने बेन और एडवर्ड की जान ली थी। पर थोड़ी देर तक वेट करने पर जॉन जब घर से बाहर निकलकर चेक करने गया तब वो क्रिएचर वहां से गायब हो चुका था। जॉन ने एडवर्ड के फादर और सभी तानाशाहों से मिलकर ये बता दिया था कि उनके गांव में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर घूम रहा है, इसीलिए वो सभी गांव वालों को सावधान रहने के लिए कह दें। अब हमें यहाँ खेत की तरफ 3 गांव वाले जाते हुए दिखाई देते हैं, पर तभी उनके ऊपर वही खतरनाक क्रिएचर ने हमला कर दिया था जो देखते ही देखते 2 आदमियों को खा जाता है। और अब वो क्रिएचर इकलौती लेडी पर हमला करने लगा था। लेडी को अपने बॉडी पर काफी ज्यादा डैमेज होता है, पर वो लेडी कैसे भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग गई थी। वो तुरंत ही गाँव वालों और तानाशाहों के पास पहुँच जाती है जिसने की उस खतरनाक क्रिएचर के बारे में सारी बातें बता दी थी। और अब तो सभी तानाशाहों को भी इस बात का विश्वास हो गया था। जॉन को भी जब ये बात पता चली तब वो उस घायल औरत के पास चला जाता है जिसे कि क्रिएचर ने काटा था, पर वो लेडी तो अपने घर में मौजूद ही नहीं थी। दरअसल वो क्रिएचर जब भी किसी गांव वालों को काटता था तब गांव वाले पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाते थे और जंगल में जाकर क्रिएचर्स का ही कहना मानते थे। वहीं दूसरी तरफ हमें लेडी दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये टेंटिकल्स उसी तरीके के थे जिस तरीके से एडवर्ड की बॉडी में से निकलते थे। वो लेडी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और पानी के अंदर चली जाती है। जॉन भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया था कि वो क्या करे, इसीलिए वो सबसे पहले एडवर्ड के मॉम एंड फादर के पास सच्चाई जानने के लिए चला जाता है। जॉन ने एडवर्ड की मॉम को बताया कि कुछ ऐसे कबीले थे जो काला जादू करना जानते थे। जॉन के फादर भी तानाशाहों के ग्रुप में काम किया करते थे और इसी तरीके के कबीलों को मारकर उनकी जमीन हड़पते थे और इसी वजह से कुछ कबीले वालों ने हम सभी को श्राप दे दिया जिसमें कि जॉन के फादर, उसकी वाइफ और उसकी बेटी भी मारी गई। तो जॉन एडवर्ड की मॉम और उसके फादर से पूछ रहा था कि ऐसा ही कर्ज क्या तुम सबको भी मिला है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एडवर्ड के फादर अपनी वाइफ को अंदर जाने के लिए कहते हैं और जॉन को अपने सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाता। अब अगले दिन जॉन उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बेन की लाश मिली थी। जॉन ने क्रिएचर को फंसाने के लिए जगह जगह पर फंदे लगा दिए थे और अब वो लगातार उस क्रिएचर का वेट करने लगा था। थोड़ी देर में ही उस क्रिएचर की आवाजें आने लगी थीं, जिससे कि जॉन समझ जाता है कि वो यहाँ पर आ गया है। जॉन की किस्मत और भी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि उस क्रिएचर का पैर फंदे में फंस चुका होता है, जिससे कि जॉन तुरंत ही वहां जाकर क्रिएचर के सर में गोली मार दिया था। अब जॉन उस मरे हुए क्रिएचर की बॉडी लेकर तानाशाहों के पास आ गया था। क्रिएचर की बॉडी अच्छे से देखने पर अचानक से उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है और अब थोड़ी ही देर बाद उसके पेट में से वही लड़की निकली थी जिसे कि हाल ही में उस क्रिएचर ने काटा था। उस लड़की का फादर भी वहीं पर मौजूद होता है जिसने मजबूरी में आकर अपनी बेटी को गोली मार दी क्योंकि ये उन सभी के लिए खतरा बन सकती थी। और अब तो जॉन को ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये सारी चीजें जरूर एक श्राप है। लेकिन इस बार एडवर्ड के फादर और सभी तानाशाह जॉन को सारी बातें सच सच बता देते हैं। जब जॉन को ये सारी बातें पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने तानाशाहों को कहा कि जिस कबीले की औरत को उन्होंने जिंदा दफना दिया था उसने मरते मरते पूरे गांव वालों को श्राप दे दिया था और अब तुम सभी की गलती की वजह से गांव वालों को ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेगी। अब यहाँ इस बारे में और भी जानकारी पता करने के लिए जॉन एडवर्ड की बहन एमिली के पास चला जाता है। एमिली जॉन को सारी बातें बता रही थी कि कैसे बेन ने सिल्वर जबड़ा अपने मुंह में डाल दिया जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एडवर्ड को काट लेता है और उसके बाद ही एडवर्ड के बॉडी में से बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलने लगे थे और वो जंगल में जाकर कहीं गायब हो गया। जॉन को पूरी बातें सुनने के बाद ये तो समझ आ गया था कि शायद से पूरे फसाद की जड़ वही सिल्वर जबड़ा है क्योंकि कायली ने उसी सिल्वर जबड़े पर अपना जादू टोना किया था। जॉन एमिली से उस सिल्वर जबड़े की मांग करता है जैसे कि एमिली चर्च में लेके जाकर दे देती है। अब एडवर्ड के फादर के घर में काम करने वाली एक मेड जब कपड़ा सुखाने जाती है तभी उसके सामने वही खतरनाक क्रिएचर आ गया था जिसने देखते ही देखते उस मेड के ऊपर हमला कर दिया होता है। वो मेड बहुत ही ज्यादा घायल होने के बावजूद वहां से भाग गई थी। वो तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। वहीं जॉन के पास जब वो सिल्वर जबड़ा आ गया था तब वो उसे पूरी तरीके से पिघला कर बंदूक की छोटी छोटी गोलियां बना देता है। ये गोलियां सेम टू सेम उसी तरह थी जैसी हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। जॉन को इतना पता था कि इन गोलियों से क्रिएचर आराम से मर जाएंगे, इसीलिए अब वो चारों तरफ मशाले लगाने लगा था जिससे कि वो क्रिएचर्स को देख सके। पर अब यहाँ एडवर्ड के फादर जैसे ही कमरे में जाते हैं तभी वो मेड जिसे कि क्रिएचर ने काटा था वो भी
इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर एडवर्ड के फादर पर हमला करने लग जाती है। ये अच्छी बात थी कि एडवर्ड के फादर के पास गन मौजूद होती है, जिसकी मदद से उन्होंने क्रिएचर के सर में वार करके खत्म कर दिया था। जॉन, एमिली और उसकी मॉम ये सारी आवाज सुनकर वहां पर चले जाते हैं, पर उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि क्रिएचर से लड़ते समय एडवर्ड के फादर भी इन्फेक्टेड हो चुके थे और अब वो भी धीरे धीरे क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनसे बचने के लिए जॉन, एमिली और उसकी मॉम को लेकर चर्च में आ जाते हैं, जहाँ पर बाकी सारे लोग भी छुपे हुए थे। पर अब दरवाजे के बाहर वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। लेकिन जब एडवर्ड की मॉम को ये पता चला कि वो क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि उसका बेटा है, तब वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया था, जिससे कि क्रिएचर अंदर आ जाता है। जॉन ने एडवर्ड की मॉम को वहां से हटने के लिए कहा ताकि वो क्रिएचर को गोली मार सके, लेकिन एडवर्ड की मॉम अपने बेटे को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि वो क्रिएचर जो कि एडवर्ड था, वो अपनी मॉम को थोड़ी देर तक देखता रहता है, पर वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए उसने अपनी मॉम पर ही हमला करके उसे काट लिया था। जॉन को भी यहाँ मजबूरन गोली चलानी पड़ी, जो एडवर्ड की मॉम के बॉडी से होते हुए क्रिएचर को लग चुकी थी और अब वो क्रिएचर एकदम नॉर्मल होकर पूरी तरीके से एडवर्ड बन चुका था, जिससे कि ये श्राप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। पर यहाँ एडवर्ड और इसकी मॉम की जान चली जाती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।